हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। लगातार वीडियो चल रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज की या फिर अन्य एग्जाम जिसमें कि हिस्ट्री का टॉपिक कवर होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि एग्जाम में बनता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो सिविल सर्विसेज का, उसमें क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो वो कंटेंट पूरा मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। तो आप सभी स्टूडेंट लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहें। आज का जो टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जैसे कि मैं लगातार ये सीरीज ला रहा हूँ, इससे पहले मैंने महाजनपद एरा को पूरा कंप्लीट किया था और उसके लगातार 6 वीडियो मैं ला चुका हूँ, जो कि 15 मिनट के आसपास के हैं, जिसको कि देखकर आप महाजनपद एरा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश की है उसमें समझाने की, तो उनको जरूर देखिएगा। उसका जो वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ में आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ। मगध साम्राज्य जो कि 16 महाजनपद के बनने के बाद में किस तरीके से मगध जो एम्पायर है वो फैला और वो आगे बढ़ा, और किस तरीके से अन्य महाजनपद को अपने साथ में उन्होंने मिलाया, उसके बारे में जानकारी मैं इसमें दूंगा। और उसका फैक्ट्स लगातार ये चलते रहेंगे। तो ये भी जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, ये भी 10 से 15 मिनट की वीडियोस के हिसाब से 3-4 जो वीडियो है उसमें मैं कंप्लीट करूंगा, जिससे कि सारे फैक्ट्स को मैं कवर कर पाऊँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। जैसे कि आपको जानकारी होना चाहिए कि मगध साम्राज्य जो कि 16 महाजनपद का ही हिस्सा था, और 16 महाजनपद में ही जो अन्य महाजनपद हैं, जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं 16 महाजनपद, उन महाजनपदों के साथ में उन्होंने कहीं ना कहीं पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए, या फिर जहाँ पर वैवाहिक संबंध या फिर मित्रता के संबंध नहीं बन पाए, वहाँ पर उन सभी महाजनपद के साथ में युद्ध किया और सीमा का विस्तार किया। तो उन सभी के बारे में जानकारी मैं इसमें दूंगा। तो जिसमें कि मगध साम्राज्य, जिसका कि अगर हम क्षेत्र देखा जाए तो पटना और गया का जो क्षेत्र है वहां पर था, और उस क्षेत्र में आज के समय में हम को समझ सकते हैं। तो उसके आजू बाजू के जो महाजनपद थे, सबसे पहले तो उनके साथ में उनका संघर्ष रहा, और साथ ही साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ अन्य फैक्ट्स मैं इसके साथ में आपको रखूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाजनपद के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। सबसे पहला जो अगर फैक्ट है उसको हम बात करें, तो बौद्ध ग्रंथ के जो अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय, अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो टोटल 5 ऐसे निकाय हैं जो कि बौद्ध काल में इनको रचा गया और इनको लिखा गया। 5 निकायों की बात करी है तो सबसे पहला जो निकाय है वो दिग्ग निकाय या फिर दीर्घ निकाय के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो निकाय है वो उसको मध्यम निकाय या फिर मध्यम निकाय के नाम से जानते हैं। और तीसरा निकाय संयुक्त या फिर संयुक्त निकाय के नाम से जाते हैं। ये जो निकाय है अगुंतर निकाय, ये चौथा निकाय है। यानी कि इन निकायों की बारे में बात की जाए तो ये निकाय समय के अंतराल के बाद एक के बाद में एक सामने आए हैं। सबसे पहला निकाय जो कि दिग्ग या फिर दीर्घ निकाय है, जिसमें कि उपदेश, ठीक है ना, उपदेशों के बारे में जानकारी दी गई। दीर्घ उपदेश है उसमें। इसी तरीके से अगर मध्यम है तो उसमें मध्यम, यानी कि उसमें लघु उपदेशों के बारे में, जो कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका वर्णन उसमें मिलता है। अगर हम अगुंतर संयुक्त निकाय के बारे में बात करें, जो कि अगुंतर निकाय से पहले आया, उस संयुक्त निकाय में जो उद्घोषणाएं हैं, उद्घोषणा यानी कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश हुआ था, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था, उस सारनाथ के उपदेशों के बारे में वर्णन जो कि हमें संयुक्त निकाय में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको। साथ ही साथ में अगुंतर निकाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगुंतर निकाय जिसमें कि छोटे छोटे यानी कि बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त में यहाँ पर उपदेश देखने को मिलते हैं, जो कि पदों में, यहाँ पर छोटे छोटे पदों में इसमें रचना की गई है। उसके बाद में जो आता है वो जो निकाय है वो क्षुद्रक निकाय या फिर शूद्रक निकाय के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से ये 5 निकायों में बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। इन 5 निकायों को आपको याद कर लेना है। तो मैंने कौन कौन से निकाय बताया आपको। सबसे पहला निकाय दिग्ग निकाय या फिर दीर्घ निकाय। दूसरा निकाय जो कि मध्यम निकाय या फिर माध्यम निकाय के नाम से जानते हैं। तीसरा निकाय संयुक्त या फिर संयुक्त निकाय के नाम से जानते हैं, जिसमें कि पहला जो उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में,
उस उपदेश के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि संक्षिप्त में वहां पर पूरा उपदेश के बारे में वर्णन मिलता है। और चौथा निकाय है वो उसके अंतर्गत आता है आगुंतर निकाय, और पांचवा जो है वो शूद्रक या फिर शुद्धक निकाय के रूप में जाना जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ के जो आगुंतर निकाय के अनुसार की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे पहले ये पूरा का पूरा जो भारतवर्ष है, जो उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर भारत और साथ में थोड़ा सा दक्षिण भारत ले जाए तो 16 बड़े बड़े राज्यों में ये विभाजित था, डिवाइड था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, अगर महाजनपद का मैप आपने खोल के रखा है या फिर जो मैंने इससे पहले आपको बताया था उसमें मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि 16 महाजनपद जो कि उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम और दक्षिण में यहाँ पर स्थापित थे। तो इन सभी महाजनपद में 16 छोटे छोटे जो बड़े राज्य थे उसमें ये विभाजित था, जिनको कि 16 या फिर षोडश महाजनपद भी कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के जो नाम है, अगर बात की जाए आगुंतर निकाय में इनका जो नाम मिलता है वो बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध के जो निकाय हैं उनमें इसकी जानकारी, यानी कि दो अलग अलग तरीके से इनके नाम की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ में अलग जानकारी मिलती है और बौद्ध ग्रंथों में इसके जो नामों की जानकारी है वो अलग मिलती है। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो 16 महाजनपद के नाम कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, असक्य, आसमक या फिर गांधार मिलता है, जो कि एक्चुअल में अपन इसके बारे में आज समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों के नाम अलग अलग मिलते हैं, यानी कि उनके नाम जो कि बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं वो बौद्ध ग्रंथ के से मैच नहीं करते हैं। यहाँ पर नामों का जो विवरण है वो अलग है, उनका नाम कुछ अलग तरीके से मिलता है, जैसे कि अंग, बंग, मलय, अच्छ, वच्छ यानी कि वत्स, मगह यानी कि मगध, मालव यानी कि मालवा का क्षेत्र। यहाँ पे कि आपको जो मिलता है वो कौन सा मत्स्य, जो अपने 16 महाजनपद में बौद्ध ग्रंथ में जो मत्स्य मिलता है वो मालव यानी कि मालवा क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बौद्ध ग्रंथ में जिसकी जानकारी मिलती है। लेकिन जैन ग्रंथ में इसको मालव बोला गया है। कौच्छ है, लाड़ है, मौली जिसको कि मल्ल बोला गया है, मल्ल जो गणतंत्र था, कौशल जो, और काशी, पाठ्य, समुत्तर, अवध और वज्जी। इस तरीके से ये अलग अलग नामों की जानकारी मिलती है। भगवत सूत्र में इनकी जो नाम है वो भिन्न है और बौद्ध ग्रंथ में इनके नाम भिन्न मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको कि आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं पाणिनि जो कि जिन्होंने की अष्टाध्यायी की रचना की थी। संस्कृत के जो महान ज्ञाता थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण है उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि 22 महाजनपदों का इसमें उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद जो कि लिखित मिलता है, और ये पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, ये अष्टाध्यायी बौद्ध काल से और पहले का माना जाता है, जो कि 600 BC से भी और पहले की जानकारी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि उसी समय पाणिनि ऋषि ने अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण है उसकी रचना की थी। उसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। परिनिर्माण जो महापरिनिर्वाण सूत्र है, इनमें 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। 6 महानगर जिसमें कि चंपा जो कि अंग की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी। राजगृह जो कि मगध की राजधानी रही, मगध साम्राज्य की। बनारस जो कि काशी की राजधानी रही, काशी महाजनपद की। साकेत की बात करें तो साकेत जो कि कौशल का एक महानगर था, ठीक है ना। कौशल का अयोध्या और साकेत यही 2 थे जो कि महानगर थे, और इसकी राजधानी जो थी वो बनारस रही। और श्रावस्ती भी इसके अंतर्गत में आती है, कौशाम्बी। इसी तरीके से हम श्रावस्ती की भी बात करें तो ये 6 महानगरों के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है, जो कि परिनिर्माण सूत्र में इन 6 महानगरों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम दिग्ग निकाय के अनुसार बात करें, दिग्ग निकाय जो कि मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध की जो ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है उसमें दिग्ग निकाय जो कि पहला निकाय था, उसमें चंपा नगर का निर्माण की योजना है वो वहां के जो आर्किटेक्ट रहे महागोविंद के द्वारा की गई थी। चंपा जो कि अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी यहाँ पर थी। वैशाली के लिच्छवी जो कि वज्जी का क्षेत्र था, वज्जी का एक राज्य था, गणराज्य था ये। वज्जी याद रखिएगा,
वज्जी जो एक महाजनपद था उसके अंतर्गत, क्योंकि ये गणतंत्र था, गणतंत्र में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर ये एक संघ बनाया जाता था। उस संघ का हिस्सा था ये वैशाली, जहाँ पे कि लिच्छवियों का राज था। लिच्छवी जो कि वहाँ पे एक जनजाति बोल सकते हैं या फिर एक समाज बोल सकते हैं लिच्छवियों का यहाँ पर, जिन्होंने कि सबसे पहला वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ठीक है ना। सुक्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सुक्त निपात में वैशाली को क्या कहा गया है, मगधमपुरम भी कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल में ये सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। अगर बौद्ध काल की बात करें, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय जब ये बौद्ध धर्म का प्रचार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे थे, उस समय ये सबसे शक्तिशाली गणराज्य के रूप में जाना जाता था। और इसी के समय में मगध साम्राज्य भी समकालीन था, क्योंकि मगध के बिंबसार और अजातशत्रु के समकालीन रहे गौतम बुद्ध, जो कि उस समय जीवित थे, और उनके साथ में उनकी मित्रता रही, वो उनको उनके साथ में, क्योंकि इसमें अगर इस बात की जाए तो जब मगध साम्राज्य को हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि बिंबसार जो कि पहले जैन धर्म का अनुयायी बना, बाद में बौद्ध धर्म भी उसने अपनाया, और उसके बाद में अजातशत्रु जिन्होंने कि बौद्ध धर्म भी अपनाया था, और साथ में इन्होंने पहली बौद्ध संगति भी करवाई थी। तो ये हम आगे जब पढ़ेंगे, जब अपन मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में एक एक करके सभी जितने भी उस समय के शासक रहे उसके बारे में अपन समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हुए सारी चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ में मेरी सीरीज से बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अपन मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें कि मगध साम्राज्य से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहां पर कवर करूंगा। मगध साम्राज्य, अगर हम मगध को बात करें तो मगध की वर्तमान सिचुएशन को अपन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्तमान को ही देखते हुए हम मगध साम्राज्य के बारे में समझ पाएंगे कि वर्तमान में कहां था। पिछली भी वीडियो में मैं बता चुका हूं, रिवीजन के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। बिहार का जो पटना और गया का जो क्षेत्र है, जनपद का जो क्षेत्र है, उन सभी जनपदों को मिलकर ये महाजनपद बना, और ये प्राचीन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहा है। महत्वपूर्ण राज्य क्योंकि ये आगे जाकर छोटे छोटे जो वहां पर जो क्षेत्र थे या फिर महाजनपद थे, उन महाजनपदों को अपने साथ में शामिल किया, जैसे कि मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। तो ये आगे जाके अपन को और अच्छे से समझ में आएगा जब हम अगले वीडियोस में और ज्यादा समझेंगे। बौद्ध काल में मगध एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभरा था। बौद्ध काल के समय ही यहाँ पर छोटे छोटे जो राज्य थे या फिर महाजनपद थे, आजू बाजू के जो क्षेत्र थे, उनके साथ में वैवाहिक संबंध और साथ ही साथ में मित्रता के संबंध बनाए, और जिनके साथ में ये संबंध स्थापित नहीं हुए उनके साथ में युद्ध तलवार के दम पर, अपने शक्ति के दम पर इसने अपने मगध साम्राज्य को का जो क्षेत्र है ये एक शक्तिशाली एक राजतंत्र के रूप में बनाता है। जैसे कि बताया इसमें राजतंत्र है, ये राजतंत्र यानी कि यहाँ पर राजा के बाद में उसका उत्तराधिकारी यहाँ पर अगला राजा बनता था। कालांतर में इसका बहुत ही ज्यादा आगे विकास हुआ और धीमे धीमे करके अपने क्षेत्र को यहाँ पर इसने आगे बढ़ाया। अन्य महाजनपदों के साथ में इन्होंने मित्रता की, वैवाहिक संबंध किया और साथ में युद्ध करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया। प्रथम राजवंश की बात करें तो इस प्रथम राजवंश में पुराणों में और बौद्ध ग्रंथ में दोनों में एक अलग अलग विवरण मिलता है, अलग अलग जानकारी मिलती है। यहाँ पर अलग अलग जानकारी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जो पुराण में है, पुराणों में बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अगर जानकारी देखी जाए तो पुराण जो कि बौद्ध ग्रंथ से भी पुराने हैं, उसमें महाभारत कालीन जो युग है, महाभारत के समय का जो युग है, जो कि लगभग 7500 BC या 7000 BC के आसपास की जानकारी मिलती है। उस समय ये महाभारत जो हुआ था, उस समय यहाँ का सर्वप्रथम जो राजा रहा वो रहा था बृहद्रथ, जिसके नाम पर ये वंश चला। बृहद्रथ वंश का यहाँ पर शासन था मगध में, और उसका जो अगला शासन था जो कि महाभारत में, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, जरासंध जो कि पांचों पांडवों के समकालीन रहा, महाभारत के समय में रहा। और पांडवों में भीम थे, भीम के साथ में इसका युद्ध भी हुआ था, और इसको बहुत ही ज्यादा वरदान प्राप्त था, क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में जब इसका जन्म हुआ था तो जन्म के समय में ही ये 2 भागों में
अलग अलग कोख से पैदा हुआ था और अलग अलग रानियों से। उसके बाद में ये संयुक्त रूप से जब बना तब जाके इनकी दोनों धड़ों को संयुक्त किया गया था। इस तरीके का बयान वरदान और जानकारी महापुराणों में जानकारी मिलती है और महाभारत काल में ये छोटी छोटी यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वंश के रूप में महाभारत काल में था और भीम के साथ में युद्ध होकर भीम ने इसको हराया था और इसका वध किया था, ये महाभारत में जानकारी मिलती है। और जरासंध के समय में इसकी जो राजधानी थी ये ग्रीब्रज थी। अगर राजगृह की बात की जाए तो राजगृह जो राजधानी बनी थी ये 600 BC के बाद में जब मगध साम्राज्य का दोबारा इसका उत्थान हुआ और आगे बढ़ा और आने वाले समय के जो शासक बने, जो हिर्यक वंश आया, हिर्यक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, उस समय ये राजधानी राजगृह बनी थी। और ग्रीब्रज जो कि जरासंध के समय में ये राजधानी बनाई गई थी। महाभारत के वन पर्व में जो राजगृह है, राजगृह को जरासंध की राजधानी बनाया गया है। महाभारत में जो वन पर्व था, अगर वन पर्व की बात की जाए तो पांडवों का जो वनवास का समय था, जो कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, उस समय का काल को वन पर्व कहा जाता है। उस वन पर्व में जरासंध के साथ में जो एक संवाद बताया गया है, क्योंकि उस समय जब अज्ञातवास खत्म होता है, अज्ञातवास से पहले की बात है, उस समय जरासंध और भीम का ये युद्ध बताया गया है। तो ये राजगृह को उस समय की राजधानी वन पर्व में बताया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। किसमें? महाभारत में। ठीक है। बृहदत्त वंश के पश्चात जब बृहदत्त वंश खत्म हुआ, जरासंध के बाद में उसके आगे के जो राजा रहे, जो कि जरासंध के वध के बाद में उसका पुत्र राजा बना, उसके बाद में आगे जब इस वंश को आगे बढ़ाया तब उसका पतन हुआ। उसके पश्चात में हिर्यक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हिर्यक वंश का यहाँ पर शासन हुआ। हिर्यक वंश जो कि बौद्ध ग्रंथ में, जिसका लिखित रूप में इतिहास हमें जानकारी मिलती है, पुराणों में बौद्ध ग्रंथ में हिर्यक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो हिर्यक वंश का स्थापना हुआ और ये हम मगध का उत्थान पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मगध वंश के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, मगध में कौन कौन से वंश रहे। तो हिर्यक वंश, हिर्यक वंश के बाद में फिर जो आया वो आया शिशुनाग वंश, यानी कि हिर्यक वंश का जो कमजोर शासक हुआ, उस कमजोर शासक के अंत करने के बाद में अगर हम इसके वंशावली के बारे में बात करें तो बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, फिर उदयन, उसके बाद में जो उसके आगे के शासक रहे उनको खत्म करने के बाद में उन्हीं के राज्य का एक सेनापति या मंत्री रहा जो कि शिशुनाग था, या फिर राज्यपाल बोल सकते हैं एक क्षेत्र का। उसने इस वंश को खत्म करके अपनी वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश हुआ। शिशुनाग के बाद में जिस तरीके से हिर्यक वंश के साथ में सेनापति ने किया, उसी तरीके से नंद वंश का भी एक शक्तिशाली जो सेनापति बोल सकते हैं या फिर एक सैनिक बोल सकते हैं, उस सैनिक ने यहाँ पर नंद वंश की स्थापना की। इस तरीके से अगर नंद वंश का मगध साम्राज्य का अगर उत्कर्ष देखा जाए तो इन 3 वंशों के बारे में जानकारी इसमें देखने को मिलती है, जिस समय इसका उत्कर्ष हुआ महाजनपद काल के समय में। हिर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद में नंद वंश। तो ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। और नंद वंश के बाद में जब अगला जो वंश आता है जो कि मौर्य वंश बोलते हैं, उसमें इसका नाम मगध साम्राज्य से हटकर मौर्य साम्राज्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मगध साम्राज्य था वो एक छोटे क्षेत्र में यहाँ पर विस्तारित था, लेकिन जैसे ही मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश मगध ना होते हुए मौर्य साम्राज्य यानी कि उसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में हुआ। और भारत में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा विस्तार अगर बात करें तो सीमाएं इसकी समुद्र तक छूती थी। ये था अपना मौर्य साम्राज्य। लेकिन इसके बारे में जानकारी हम आगे बढ़ेंगे जब अपन मगध साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य में हमें हिर्यक वंश को कंप्लीट करना है, शिशुनाग वंश को कंप्लीट करना है, उसके बाद में नंद वंश को देखते हुए फिर आगे हम जाएंगे मौर्य साम्राज्य के ऊपर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चालू होता है। तो ये था इसका पहला फैक्ट, जिसमें कि हिर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में कैसे आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग के बाद में शिशुनाग का बेटा काल अशोक, तो इस तरीके से आगे बनती है। और इस समय किस तरीके से बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में डालेंगे। फिर नंद वंश के समय में कैसे
किस तरीके से उस समय का उसका प्रजातंत्र था, उसकी उस समय की जो शासन की शैली थी वो कैसी थी, उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। 600 बीसी में 4 वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 4 जो राजवंश थे महाजनपद के, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजवंश थे। मगध के हिरण्यक रहे, हिरण्यक के समकालीन थे कौशल के इक्ष्वाकु, है ना, वत्स के पौरव वंश, और इसी तरीके से अवंती का प्रग्योत वंश। प्रग्योत यानी कि जो चंड प्रग्योत के बारे में बात की। अवंती जो कि मालवा क्षेत्र में अगर बात किया है तो पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में यह अवंती थी, जिसकी 2 शाखाएं थी, माहेश्मती और अवंती, जिसकी की अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और महेशमती की राजधानी महेशमती थी, जो कि जिसके बीच की जो नदी थी वो थी वेत्रावती नदी, जिसको कि वर्तमान में बेतवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 4 वंश थे, ये 600 बीसी के समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वंश के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाम याद रखिएगा, मगध के हिरण्यक वंश, कौशल के इक्ष्वाकु वंश, वत्स के पौरव और अवंती के प्रग्योत वंश। 600 बीसी से पहले की बात कर रहे हैं हम। ये 600 बीसी यानी कि बौद्ध काल, और ये बौद्ध काल से पहले की समय की बात है। उस समय ये काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और काफी ज्यादा मजबूत रहे। देन उसके बाद में जब 600 बीसी के समय में बौद्ध काल आया, उस समय कहीं ना कहीं पे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। बिंबिसार के बाद में जब अजात शत्रु गद्दी पर बैठता है तो किस तरह से अपने राज्य का विस्तार करता है, ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे और उसमें समझेंगे कि मगध साम्राज्य का जो विस्तार है उसमें हिरण्यक वंश का कितना ज्यादा रोल था और किस तरीके से उसने अपने साम्राज्य के साथ में विस्तार की नीति अपनाई थी, जिसमें कि मित्रता भी थी, वैवाहिक संबंध भी थे और अपनी कूटनीति से युद्ध करके अन्य राज्यों को, अन्य महाजनपद को अपने साथ में शामिल किया था। तो ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट होता है और यहाँ पर मैंने जो फैक्ट बताया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा रिवीजन आप कर लीजिएगा और इसमें मैं आपको पूरी जानकारी कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा उसमें मगध में हिरण्यक वंश के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। हिरण्यक वंश का जो उत्थान हुआ, हिरण्यक वंश के जो राजा रहे, उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। और उसके बाद में एक के बाद में एक ये 3 वीडियो में मैं हिरण्यक वंश कंप्लीट करने वाला हूं। तो इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप वो सारे के सारे वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसके साथ में पूरे फैक्ट कंप्लीट कर पाए। तो इसी के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।